जय हिंद, वंदे मातरम। आज वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। और ये एमसीक्यू जो है वो एसएसटी हिस्ट्री का है। ठीक है, देखिए हम जो इसके पहले जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे थे, इसमें क्या है कि अभी तक हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू साथ में दे रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। चेंज ये कर रहे हैं कि डेली आपको डेली बेसिस पर क्या मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा प्लस एमसीक्यू मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद डेली जो है एमसीक्यू जो है इसका प्रैक्टिस भी चलाएंगे। ठीक, और डेली आपको इंग्लिश भी मिलेगा। तो हमारा कहना है कि जैसे इसके पहले हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन डेली आपको ना 60 क्वेश्चन का हम एमसीक्यू भी साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू अल्टरनेट करेंगे। 2 दिन एसएसटी चलेगा, 2 दिन हिंदी चलेगा, 2 दिन आपका इंग्लिश चलेगा। वो एमसीक्यू पूरे चैप्टर से होगा और चैप्टर वाइज भी हम चैप्टर वाइज का कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज का हम एमसीक्यू जो है वो भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो अब से 2 या 3 क्लासेस जो है डेली हम दे रहे हैं, आपको देंगे। और आप लोग पेड क्लास अगर लिए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी देखिए। लेकिन साथ में मेरा भी क्लास को आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम पेड क्लास से कितना कम दे रहे हैं। मतलब ये मेरा गारंटी है कि आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो जो जैक से जो जेटेट है वो जेटेट आपका क्लियर होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाने जा रहे हैं। इसके बाद सीटेट तुरंत आना है। ठीक है, सीटेट दिसंबर जनवरी के बीच में हो ही जाएगा परीक्षा, जैसा नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जनवरी दिसंबर के बीच में हो ही जाएगा 2025 वाला। तो क्या है ना कि सीटेट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। बाकी हम यहाँ पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक भी पैसा ना लगने दें, कोई भी बिना पैसा का आपका हम ये क्रैक करवा दें। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। लिखता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लिखता है सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट, बी भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये दोनों सत्य है। दोनों क्या है? सत्य है। हमको क्या पूछा? असत्य है। तो दोनों असत्य नहीं है। तो देखिए चौथा में देखिए क्या लिखा हुआ है, ना तो ए और ना ही बी, मतलब ये दोनों असत्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चौथा में टिक करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए क्वेश्चन अगर सत्य बोलता ना तो तीसरा हो जाता है और भी दोनों सत्य है। क्योंकि असत्य पूछा था तो चौथा लगाएंगे, ना तो ए ना ही बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। तो हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में टिक करेंगे। आगे प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य क्या है? हड़प्पा के खंडहरों की पहली बार वर्णन चार्ल्स मैनसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सही बात। ठीक है, वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की थी। राइट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत जो समय अवधि है वो 2500 BC से 1750 BC मानी गई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग 4 में टिक करेंगे, तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं ... तथा आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद ... आते हैं। देखिए 2 प्रश्न पूछा आपसे यहाँ। ठीक है, बोल रहा है जो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं था, गेहूं के साथ और क्या था, गेहूं के साथ और क्या होगा उसके बारे में बताना के लिए बोला। सेकंड क्या बोला कि पालतू जानवरों में सबसे पहले कुत्ता आता है, तो कुत्ता के साथ उसके बाद का जानवर कौन है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कपास या गाय। कपास या गाय नहीं, कपास भेड़ बकरी नहीं। देखिए जौ तो सही है, गेहूं के साथ जौ आया था लेकिन गाय नहीं थी। ठीक है, यानी जौ के साथ भेड़ बकरी, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी राइट आंसर। दयामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आलमगीरपुर पाकिस्तान में है। जी नहीं, ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन कि असत्य कौन है? तो असत्य हमारा तीसरा होगा। ठीक है, आगे चलिए। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को क्या कहा?
निचले हिस्से को क्या बोला गया, ठीक है। तो निचले हिस्से को बोला गया है निचला नगर। क्या बोला गया, निचला नगर। ध्यान रखें, दुर्ग, दुर्ग शब्द लगाया तो ग्राम दुर्ग तो नहीं, ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से की बात है। तो निचला हिस्सा को जो है सो क्या बताया गया है, निचला नगर। तो चौथा के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो रंगपुर नहीं, क्या लिखा हुआ है यहाँ, आलमगीरपुर, ये तो अभी यूपी में बताया, तो ये भी नहीं स्थित है, ऐसा पूछा है। तो थर्ड क्या है, राखीगढ़ी, तो जी राखीगढ़ी, मेहरगढ़ नहीं। तो हरियाणा में जो पूरा स्थल जो है, ठीक है, उसका नाम क्या बताया गया है एनसीईआरटी किताब में, राखीगढ़ी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में बताया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले। तो हड़प्पा कालीन, ध्यान रखिए प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा के संदर्भ में जो सबसे बड़ी संख्या में जो हड़प्पा संबंधी जो अवशेष मिले वो कहाँ मिले, हरियाणा में, जी नहीं, हरियाणा में नहीं, गुजरात में, जी गुजरात में ही मिला, ठीक है। तो गुजरात में सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 में क्या बताया, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, किससे, कौन सा युग से संबंध रखते थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। पीतल युग से नहीं, ठीक है, तांबा युग से, जी ताम्रकालीन, ठीक है, ताम्रपाषाण भी कहते हैं, तो तांबा युग से वो सब रखते थे संबंध। तो ऑप्शन किस में जाएंगे हम लोग, 2 में जाएंगे, ठीक है। देखिए एमसीक्यू थोड़ा सा करते रहिए, साथ में रिवीजन होते रहेगा, प्लस तो आपको चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू तो देने वाले हैं चैप्टर वाइज, वो तो दे ही रहे हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन एमसीक्यू डेली हम 60 का प्रैक्टिस देंगे अन्य विषयों का, ठीक है। तो ऐसे करके ना आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अलग से आपको पेड कोर्सेज से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी में आपका सब कुछ हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्न में से किस नाम से किया गया। सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी का कोई और नाम जो ऋग्वेद में हो उसके बारे में पूछ रहा है। तो सिंधु नदी नहीं, ठीक है, यानी सतुद्री, ठीक है। तो सतुद्री यहाँ पर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। वैसे यहाँ सिंधु है, सतुद्री है, रावी है, चनाब है, सभी का उल्लेख जो है सो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सतलज का ऋग्वेद में जो नाम है तो क्या नाम पड़ेगा इसका, सतुद्री, ठीक है। तो इसी में हम लोग टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 10 का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 11, संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है। चलिए ठीक है, यह कितनी पुरानी है, यह कितनी पुरानी है। तो कितनी पुरानी है, तो लगभग 5000 वर्ष नहीं, लगभग 3500 वर्ष नहीं, तो लगभग जो है यहाँ पर हम लोग आंसर जाएंगे तीसरा के साथ, ठीक है, 1500 वर्ष। 1500 वर्ष जो है ऋग्वेद का टाइमिंग माना जाता है, पुराना है। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो बता रहा है, वेदों में यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई। तो ध्यान रखिए, वेद में जो यज्ञ और जो कर्मकांड चलते हैं, वेद में जो यज्ञ और कर्मकांड चलते हैं यानी पूजा पद्धति जो चलता है, ठीक है, उसको समझने के लिए कौन सा जो है ग्रंथ की रचना की गई। तो उस ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम है इसका, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये तीनों नहीं, तो हम लोग चौथा आंसर में टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग चैप्टर को हम कवर किए हैं इसमें, और वही सब क्वेश्चन है जो आपका जेटेट पूछने वाला है। जेटेट का जो लेवल है ना, उसी लेवल का क्वेश्चन है। बाकी तो ये सीटेट में जहाँ तक मिल जाएंगे, लेकिन उसका ना थोड़ा पूछने का तरीका अलग होता है। और जेटेट जो इसके पहले 2 साल का अगर हम प्रीवियस ईयर देखें, वैसे 1 साल का हम 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको डील करवाए हैं, उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि लेवल क्या है, उसी लेवल का ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेवल चेंज भी करेगा तो दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दे रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आपकी जानकारी में रहेगी कि पूरे चैप्टर में आखिर है क्या, ठीक है। और जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मतलब कॉन्सेप्ट और उसमें भी आपको थोड़ा आसानी भी हो जाएगा। तो चीज़ें आसान हो, इसके लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे से काम करें। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनिए बोला, क्या बोला, असत्य कथन को चुनिए। तो क्या लिखा हुआ है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, जी राइट आंसर। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, जी सही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, बोजाकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं को उल्लेख मिलता है, जी इसमें भी मिलता है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर 4 होगा, चौथा में आप लोग पिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला है, इनमें सबसे यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना गया। तो ऋग्वेद को सबको पता है, ऋग्वेद आसान आंसर, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है।
15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर बोल रहा है इनमें से किस वैदिक ग्रंथ का आर्यगान भी होता है, वैदिक ग्रंथ का आर्यगान भी होता है। तो वैदिक ग्रंथ का आर्यगान के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा देखिए, उसको पढ़िए, समझ में आएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो गान शब्द है ना, गान, ठीक है, ये सामवेद में चलता है। गायन का जो कार्यक्रम है कहाँ चलता है, प्रोसेस, वो गान मतलब सामवेद में चलता है। तो सामवेद के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। 15, 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ डॉट 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 समीप बैठना, तो पास आकर बैठना, ठीक है। तो कौन सा धरोहर के बारे में है, तो ये उपनिषद में जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग, उपनिषद जो होता है यह कैसा है, समीप बैठने का इसका मतलब हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 लिखता है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डॉट 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 कहते हैं। संस्कृत का ना जो भाषा परिवार के बारे में बताया गया एनसीईआरटी, वो क्या बताता है, भारत यूरोप। क्या लिखा गया उसके बारे में एनसीईआरटी में, भारत यूरोप। तो संस्कृत का भाषा परिवार किसको माना गया, यूरोप को, ठीक है, भारत यूरोप को यानी मतलब बोलेंगे। तो भाषा परिवार किसे माना गया, भारत यूरोप को। तो तीसरा हम लोग राइट आंसर करेंगे। आगे चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बोलता है ऋग्वेद में, बोलता है ऋग्वेद में गंगा और यमुना, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डॉट 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 नाम आया, ठीक है। तो इसका मतलब कितना बार आया होगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का नाम जो है वह एक बार आया। कितना बार आया है, एक बार आया है। तो दूसरा हम लोग टिक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है ऋग्वेद की मूल रचना डॉट डॉट डॉट। तो ऋग्वेद की मूल रचना का जो भाषा है वह कौन सा है, संस्कृत। तो संस्कृत में टिक करेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया। ऋग्वेद का जो मूल भाषा है तो वही इसके पहले जो बताया संस्कृत, तो संस्कृत में टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में क्या बताया, महाजनपद काल में प्रायः, महाजनपद काल में प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे डॉट 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 कहा जाता था, ठीक है। जो महाजनपद में 1/6 हिस्सा जो कर के रूप में दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, 1/6वां भाग। क्या बताएंगे इसको, भाग, ठीक है। तो दूसरा इसका ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा में टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 को देखिए, 22 को देखिए क्या बताया, बताता है इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र की शासन व्यवस्था है, ठीक है। गणतंत्र की शासन व्यवस्था है कौन सा महाजनपद, तो ये वज्जी महाजनपद में गणतंत्र का शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। तो प्रश्न संख्या 22 है, मतलब एक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जैन ग्रंथ, ठीक है, डॉट 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 में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो मतलब जैन ग्रंथ का कौन सा पुस्तक में, कौन सा साहित्य में 16 महाजनपद का उल्लेख है, तो भगवती सूत्र नामक उनका जो ग्रंथ है उसे में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी हम इसलिए करें, समय कम होता है और प्रश्न संख्या ज़्यादा है। तो अगला बता रहा है क्वेश्चन कि मल महाजनपद, ठीक है, मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कुशीनगर में थी। कहाँ थी, कुशीनगर में थी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 25 क्या बताया, 25 बताता है महाजनपद काल में राजा कृषकों से उसकी उपज की कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे। तो अभी तो बताए 1/6वां, मतलब 1/6 भाग, 1/6 भाग। तो इसका दूसरा में हम लोग टिक करेंगे, दूसरा में टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 में बोलता है, 26 में बोल क्या रहा है, बोलता है ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करता था। दूसरा, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ध्यान रखिए, ये जो महाजनपद में जो किलाबंदी जो था ना, पूरा घेरावा, किलाबंदी तो क्यों करता था शासक लोग, क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वह स्वयं की रक्षा करने को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो ये जो होगा दूसरा आंसर इसका सही है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में क्या बताया, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व है, किस काल में। देखिए प्रश्न आप भी देखिए, किस काल में जो है क्या बताया, कर प्रथा की विशिष्ट महत्व है। तो महाजनपद मिलता है, जो 1/6 का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, 1/6 का जो चर्चा कर रहे हैं वो कर ही था, ठीक है, राजस्व कर। आगे प्रश्न देखिए,
प्रश्न संख्या 28। 28 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से। तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य क्षेत्र, गंगा के उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य क्षेत्र। तो ये जो राइट आंसर जो जाएगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, जो एनसीईआरटी बता रहा है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29। 29 में क्या बताया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो कौन शासक थे, हम लोग किसके साथ जाएंगे, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर। तो बिंबिसार के साथ जाएंगे, यही थे। कौन थे ये, 6ठी शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व क्या थे, मगध के महाजनपद के पहले शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 30। 30 में क्या है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की त्रिणा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया, पिपासा। ठीक है, त्रिणा को तृण बताया गया, त्रिणा यही तो शब्द है, त्रिणा, तृण बताया गया। तो दूसरा के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, इकतीस नंबर लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। कौन विशेषता है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता है, नहीं। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, नहीं। कुछ बातें सही हैं, बाकी सब बिल्कुल सही नहीं। ध्यान रखिए, ये चीज ना एक में बताया गया, दोनों में कॉमन क्या बताया गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में कॉमन एक बात क्या बताया गया। तीसरा बताया गया कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। क्या लिखा, जो घर त्याग देते हैं। तो ये राइट आंसर है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों एक ही चीज बोले हैं इस बात को लेकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 32। 32 में क्या है, 32 में है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बोधिसत्व किनको बोला गया, वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, नहीं, ये तीनों तो नहीं होगा। तो ये पहला वाला सही होगा, वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। ठीक है, 33 नंबर क्या है, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। कैसे बने होते थे, मिट्टी के नहीं, पत्थर के नहीं, लकड़ी के, जी लकड़ी के बने होते थे। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। त्रिरत्न मतलब 3 चीजों का संगम। ठीक है, तो धम्म, किसके बारे में बोला, बौद्ध धर्म। धम्म ये तो है, संघ, बुद्ध मतलब यह हिंसा जो है जैन धर्म में चलता है। वैसे अहिंसा की बात बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन जो त्रिरत्न में जो है ये अहिंसा नहीं, बौद्ध का त्रिरत्न में धम्म, संघ और बुद्ध जाता है। ठीक है, तो यहां असत्य क्या होगा, ठीक है, असत्य यह हिंसा होगा। तो यह हिंसा को टिक करेंगे, मतलब दूसरा इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में क्या बोला, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान, ध्यान रखें बौद्ध और मुस्लिम के बारे में बताया, दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। ठीक, बौद्ध और मुसलमान, ठीक है, तिब्बत के जो राजकीय ग्रंथ है केसर सागा के स्थानीय रूप में गाते हैं, वो यानी कौन सा क्षेत्र में। ठीक है, तो लद्दाख का क्षेत्र इसका होता है, तिब्बत लद्दाख का क्षेत्र होता है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन ना, बोलता है निम्न में से किस इतिहासकार के विवरण मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो निर्याकस, मेगास्थनीस, विशाखादत्त, तो तीनों जो है ना ये मौर्य इतिहास को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ था। कौन सा युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो सभी को पता होना चाहिए, कलिंग युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा बोले हम, कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध में क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, अशोक ने निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, महामात। ठीक है, धम्म महामात। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, ये तीनों नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 में क्या है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में कहाँ स्थित है, कलिंग ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में टिक करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम के लिए क्या यानी प्रसिद्ध है, कपास, सोना और बहुमूल्य पत्थर, चांदी व तांबा, नहीं कंबल। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में क्या प्रसिद्ध था, तो कंबल प्रसिद्ध था। चौथा नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। उत्तराधिकार का, ठीक है, कौन, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, ठीक है, दशरथ, ये नहीं,
चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त से ही चालू हुआ है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हाँ देखिए ये तो यहाँ तक ठीक था, इसके बाद अशोक होना चाहिए था, तो यहाँ दशरथ नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, हाँ ये चौथा इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 42, रोमन साम्राज्य में निम्न वस्तुओं में से किसकी मांग सर्वाधिक थी? तो रोमन साम्राज्य में जो ज्यादा वस्तुओं का मांग था वो काली मिर्च का मांग था। एनसीईआरटी क्या बताता है? काली मिर्च, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा शेयर कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि मोटिवेशन हम लोग को मिलते रहे और आप लोग के लिए हम अच्छा कंटेंट लाते रहें, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा हुआ यहाँ पर, मुएंदार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मुएंदार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या बताया? संगम कविताओं में इसकी चर्चा मिलती है, यह एक तामिल शब्द है, इसका अर्थ तीन मुखिया होता है। मतलब ध्यान रखिए तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हम किसके साथ जाएंगे? चौथा के साथ, उपरोक्त सभी के साथ। आगे प्रश्न देखिए, बोलता है रेशम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो प्रश्न को भली भांति पढ़िए और उसके बाद उत्तर दीजिए। लिखता है रेशम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ, एकदम सही। चीन ने इस तकनीक को हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, जी ये भी सही बताया गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के रूप में रेशमी कपड़े भेजते थे, बिल्कुल सही। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। कथन सत्य कौन है इसके बारे में पूछा है तो हम लोग चौथा में टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त नहीं, अशोक नहीं, बिंदुसार नहीं, कनिष्क के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। 46 में है, 46 क्या बताया? 46 बता रहा है एम्फोरा एक था। एम्फोरा क्या था? इटली का सिक्का नहीं, लाल चमकदार बर्तन नहीं, लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार, जी यही था। तो यही था, तो यानी तीसरा में टिक लगा देंगे। तो 46 प्रश्न एम्फोरा क्या था? लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार, ठीक है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर बोलता है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे ... के नाम से जाना जाता था। तो क्या जाना जाता था? तो अभी इसके पहले बताया कि रोमन साम्राज्य में ज्यादा काली मिर्च को मांगा जाता था, इसलिए उसको काला सोना के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? काला सोना। तो टिक कहां करेंगे? चौथा में टिक करेंगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है लगभग 2000 ईसा पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो कौन सा शासक? ठीक है, तो कुषाण नहीं, चोल नहीं, पांड्य नहीं, चेर। चेर जो शासक जो थे वो क्या कर रहे थे? वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कौन? चेर शासक, ठीक है। तो चौथा के साथ हम लोग जाएंगे। 49 नंबर देखिए। 49 नंबर बता रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग, किस काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है? तो कौन सा काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है? मौर्य काल को जाना जाता है, ठीक है, मौर्योत्तर काल को जाना जाता है, गुप्त काल को जाना जाता है। कौन सा काल? गुप्त काल। राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा, ठीक है, तीसरा को टिक करेंगे हम लोग, गुप्त काल। प्रश्न संख्या 50। 50 में क्या लिखा? बोलता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा तो बारीकी से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बोलता है पल्लवों की राजधानी उज्जैन थी, जी नहीं, असत्य तो यही हो गया, इसका मतलब सभी सत्य होगा। तो असत्य पूछा था, पहला में ही मिल गया, तो राइट आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम इस्लाम था, बिल्कुल सही। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, यानी कबीले होते थे, ठीक है। लिखता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, देखिए दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही है। तो सही है तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा। ना तो ये ना ही बी, दोनों में से कोई भी गलत नहीं, इसलिए चौथा आंसर इसमें करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 बताता है निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को क्रम में, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कौन सा काल में कौन से लोग थे? ठीक,
गुप्त वंश, तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो सी पहला क्या लिखा, सी, तो सी से स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। ये तो हाँ श्रीगुप्त से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये के बाद ये देखिए ध्यान रखिए, पहला ये होगा, दूसरा समुद्रगुप्त, तो समुद्र ए और डी कहाँ है डायरेक्ट, तो ए और डी देखिए, ए और डी यहाँ है, इसका मतलब चौथा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चौथा होगा कौन कौन, तो चौथा का मतलब क्या हुआ, ए डी ये वाला है, तीसरा बी और ये सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला कौन है श्रीगुप्त, दूसरा कौन है समुद्रगुप्त, तीसरा कौन है चंद्रगुप्त और चौथा कौन है, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक। तो ऐसा था क्रम। तो ए डी बी सी इसमें हम लोग जाएंगे। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53 क्या बोलता है, निम्न कथनों पर विचार करें। बोलता है महाभारत एवं पुराणों का रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, बिल्कुल सही बात। रामायण की रचना प्राकृत और प्राकृत में वाल्मीकि ने की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य है, ठीक। और जो बी जो कथन है हमारा बी, रामायण की रचना प्राकृत भाषा में नहीं हुआ था, ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ का चर्चा है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये सही सिर्फ एक में जाएंगे, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, बोलता है 54 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की परिधि को मापने की विधि का आविष्कार निम्न में से किसने किया। तो वृत्त की परिधि को मापने का आविष्कार जो है वह किसने किया, आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, अरस्तू नहीं, तीनों नहीं होंगे तो कौन होंगे, न्यूटन। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 55 बताया गया, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो क्या भाग था, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं, जी नहीं, गर्भगृह में ऐसा नहीं होता। वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, यह भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह से सजाया जाता था। अगला पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। वह स्थान जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखा जाता है। ध्यान रखिए, तो गर्भगृह का मतलब यहाँ है कि उस मंदिर का जो मुख्य देवी देवता होंगे उन्हीं का मूर्ति होगा। तो राइट आंसर चौथा होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 56 बताया गया, अजंता गुफा के चित्रों में उपयोग किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। कौन सी सामग्री से प्राप्त किए गए हैं, तो ग्रेफाइट से नहीं, पौधों और खनिज से, जी पौधों और खनिज से जो है अजंता गुफा में जो चित्र का उपयोग किया गया रंग है वो कहाँ से मिला है, पौधा और खनिज से, ठीक है। तो राइट आंसर इसका दूसरा होगा, राइट आंसर इसका दूसरा होगा। आगे देखिए क्या प्रश्न बोलता है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में गुर्जर प्रतिहार निम्न में से किस क्षेत्र में शासन करते थे, किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो गुर्जर प्रतिहार जो क्षेत्र में शासन करते थे उसका नाम है गुजरात और राजस्थान। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें टिक कर देंगे हम लोग। बोलता है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, पहला। दूसरा है राजा को क्षेत्रीय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 58 बोल रहा है क्या, हिरण्यगर्भ बोलता है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, ठीक। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, जी नहीं। दूसरा है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 58 नंबर 59 में क्या है, 59 बताता है तमिलनाडु के चिंगलेटपुर जिले में, ठीक है, उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते, ठीक है। वहां कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते, तो पहला है वे जिनके अपने घर थे, रॉन्ग। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया, जी जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया वही जो है सभा सदस्य नहीं बन सकते थे। आगे पढ़ लीजिए, उसको कोई फायदा नहीं। 35-70 वर्ष की आयु के लोग वाले या तो वेद का ज्ञान रखने वाले नहीं, तो जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं किया है वही इस सभा सदस्य नहीं बन सकते। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बताता है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। तो राइट आंसर 3 होगा।
इस तरह से मेरा पहला सेट कंप्लीट हुआ। हर एक दिन हम 60 क्वेश्चन का ना आपको हम सेट देते रहेंगे, एमसीक्यू आपको देते रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि पूरे चैप्टर को आपको जानने का मौका मिलेगा, प्लस हम हर एक दिन ना एमसीक्यू और वो कॉन्सेप्ट हम आपको दे ही रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ध्यान रखिए, चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा, प्लस उसका एमसीक्यू मिलता रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। दूसरा बात अभी हम आज से चालू कर दिए हैं, वो एमसीक्यू का सीरीज चालू किए हैं, एमसीक्यू का सीरीज चालू किए हैं जो डेली चलेगा 60 क्वेश्चन का, चाहे कोई भी विषय हो, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन करवा के पूरा सिलेबस आपको हम खत्म कर देंगे, प्लस हर एक चैप्टर का एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। तो 2-3 क्लास से डेली होंगे, और तो आप देखें और फ्री ऑफ कॉस्ट में जेटेट करें, यही हमारा सपना, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।